नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुरू करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें क्या कह रहा है, इस वक्र के ऊपर बिंदु पर स्पर्शी जो है वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये बिंदु पर, तो ये जो पॉइंट है इस कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये बिंदु जो है वक्र को संतुष्ट कर रहा है। और बिंदु पर एट, और चूंकि क्या लिखा गया है एट द पॉइंट, तो एट द पॉइंट पे टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो इसमें सीधे ही जो है एक्स स्क्वायर बदल जाएगा एक्स x1 में, और y बदल जाएगा y प्लस y1/2 में -6। एलसीएम ले लेंगे 2x बराबर y प्लस 7 -12, ये आ जाएगा। तो 2x बराबर y, ये आ गया। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। अब ये टेंजेंट जो है इस सर्किल को टच कर रही है, ये लाइन। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो यहां से हम तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अगर ये लाइन इसको टच कर रही है, ठीक है, तो क्या कंडीशन करोगे? तो यहाँ पर अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो इसका सेंटर कितना है यहाँ से? अरे भाई इसका सेंटर जो का -8 -6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये P और A आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तुरंत P बराबर A हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे 2x की जगह -8 और अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, और रूट ओवर ये 64 64, और ये क्या आ जाएगा -c। और इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग के पास c की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 95। अच्छा, हम चाहते थे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी बना सकते थे। क्या कि अगर मैं चाहता तो ये भी तो पूछ सकता था कि बताओ ये किस पॉइंट पे टच कर रही है। अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि किस पॉइंट पे टच करी, तो वो कैसे निकालते हैं? ये मतलब किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, स्पर्शी अगर निकालना होता तो वो कैसे निकालते हैं? तो एक तो तरीका ये था कि लाइन इसको टच कर रही है, तो ये y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें और सॉल्व कर दें तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर नॉर्मली हम लोग सोचे तो हम लोग ने जो बोला ये बिल्कुल सही है, लेकिन आता नहीं है आंसर। क्यों? क्योंकि उसके लिए, क्योंकि इसमें तुम्हें c नहीं पता है। तो या तो तुम पहले c निकालो, जैसे अभी निकल गया है। अब c निकालने के बाद c की वैल्यू मिल गई है, तो ये y की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तब आएगा पॉइंट। ठीक, y की वैल्यू रखने के बाद x में ये हमेशा क्या बनता? पूर्ण वर्ग बनता, परफेक्ट स्क्वायर बनता। परफेक्ट स्क्वायर मैंने क्यों बोल दिया कि बनता? वो इसलिए बनता क्योंकि सिर्फ एक ही जगह टच करी तो x की एक वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं? और x की एक वैल्यू तभी आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वो क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो वो यानी कि वो पूर्ण वर्ग होती तो वो x की एक वैल्यू मिलती, वो x की वैल्यू यहाँ रखता तब मैं y की वैल्यू आती। लेकिन जब ध्यान से सोचो, c की वैल्यू पहले निकालनी होती, फिर ये y की वैल्यू यहाँ रखें, सॉल्व करें, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती कि नहीं? तो इसीलिए हमने शुरुआत से ही इसमें समझा रखा है तुमको बात कि अगर कोई लाइन सर्किल को टच कर रही है और उसका तुम्हें पॉइंट निकालना है तो सीधे उसमें क्या निकालना है? सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी लंब के पाद है, सीधे उससे निकालना है। और देखो, अगर सीधे इससे अगर मुझे निकालना होता ना तो c की वैल्यू की भी जरूरत नहीं। क्यों? अल्फा माइनस ये अपॉन x का कोफिशिएंट, बीटा माइनस अपॉन y का कोफिशिएंट बराबर क्या होता है? माइनस साइन, और जो पॉइंट होता है इसमें रख दिया जाता है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c की जरूरत पड़ी क्या? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 तरीके होते हैं हमेशा निकालने के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक, ये पूरी कोऑर्डिनेट का फिक्स मेथड है, क्या? y की वैल्यू रखो आ जाएगा। दूसरा, ये भी पूरी कोऑर्डिनेट का फिक्स मेथड है, कौन सा? कि ये तुम पॉइंट मान लिया तुमने, ये पॉइंट क्या है? x1, y1। x1, y1 पे अब क्या हमने x1, y1 हमें निकालना है, हमने मान लिया। हम x1, y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं x1, y1, ऐसे पूरा लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? और ये लाइन भी इसकी क्या है? टेंजेंट। तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए कि नहीं? और जैसे बराबर करते तो x का रेशियो, फिर y का, फिर कांस्टेंट नंबर का,
तब सॉल्व करते तो भी पॉइंट आ जाता। ये भी पूरी कोऑर्डिनेट का फिक्स मेथड है। अब पूरी कोऑर्डिनेट के मेथड से अगर मैं करूंगा तो मुझे हमेशा सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और तीसरा मेथड जो होता है वो उस टॉपिक का शॉर्टकट मेथड होता है। हर जगह क्या होता है? शॉर्टकट मेथड। जैसे ये x1 y1 वाला पूरी कोऑर्डिनेट का कॉमन मेथड है। फिर जो तुमको होता है सेटिस्फाई करने वाला पूरा कॉमन मेथड है। सर्किल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का यानी स्पर्श बिंदु निकालने का शॉर्टकट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक ऐसे ही पैराबोला में क्या है? तुम फिर से वही टेंजेंट अगर जहां टच कर रही है तो वो पॉइंट इसमें रखो और निकाल लो। या दूसरा क्या है कि x1 y1 ले लो और फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और उस टेंजेंट के साथ उसको क्या कर दो? कंपेयर, तो आ जाएगा। और तीसरा क्या है? तीसरा हमने सीधे तुमको बताया है कि लाइन पैराबोला को जहां टच करती है वहां उस पैराबोला के स्लोप के फॉर्म में पैरामीट्रिक स्लोप के फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखाए गए कि नहीं? प्रवणता के पदों में स्पर्श बिंदु के निर्देशांक उसमें सीधे रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो पैराबोला में क्या चार्ट याद करने का शॉर्टकट है। ऐसे ही इलिप्स और हाइपरबोला में फिर हम बताएंगे उसमें कौन सा सबसे छोटा तरीका होगा। तो ये सी की वैल्यू लिख लेंगे और फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये पैराबोला दिया गया है, ये पैराबोला है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कि ये एक लाइन दे दी गई है, इससे ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पैराबोला इस फॉर्म का है, तो ये ए की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं इसकी टेंजेंट लिखना चाहूँ, स्पर्शी अगर लिखना चाहूँ तो स्लोप के फॉर्म में y बराबर mx प्लस a/m ये होता है। अब अगर मुझे m की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं और m1 कितना है? यहाँ पर m है, इसकी स्लोप m ही तो है और इसकी स्लोप जो है वो है कि 3 है। तो दो लाइनें उनके बीच में कोण पता है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये बराबर हो गया प्लस माइनस। अब एक बार प्लस से m की वैल्यू निकाल दी जाएगी, एक बार क्या माइनस से, तो निकाल दो। तो साइन ले लिया गया तो यहाँ से m की प्लस से ये वैल्यू आएगी, इक्वेशन ए में रख देंगे, देख टेंजेंट, माइनस ए वैल्यू आएगी, इक्वेशन ए में रख देंगे, ये दूसरी टेंजेंट आ जाएगी। ये इसको नोट कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब ये क्या है? ये पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये लिखा गया है। तो 4a बराबर तो 8 हो गया, a की वैल्यू 2 आ गई। अब एंगल दे दिया गया। जब कभी भी हमने बोला है कि टेंजेंट ऐसी होगी कि टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है या ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट यानी कि स्पर्शी एक्स एक्सिस से कुछ कोण बना रही है, किसी रेखा के ऊपर लंब है या किसी रेखा के समानांतर है या किसी बिंदु से होकर जा रही, उन सभी स्थितियों में प्रवणता के पदों में ही स्पर्शी का समीकरण यूज करना है। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कुछ कोण बना रही थी, तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये चूंकि कोण बना रही थी तो इस वजह से इसकी इक्वेशन तो ये आएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो टेंजेंट है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए हमने बना दिया है कि इसकी जो स्लोप है, इंक्लाइनेशन है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है। तो हमें पता है कि थीटा यानी m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, यही तो होता है। तो फाइनली अगर हम लोग ध्यान करें तो स्लोप का मतलब tan थीटा होता है ना। और हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे टेंजेंट, तो हमने बताया था इस पैराबोला की जो स्लोप है वो m नहीं है, वो 1/m है, इसलिए 1/m इक्वल टू tan थीटा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता तो m इक्वल टू tan थीटा चलता है, क्योंकि उस समय उसकी स्लोप क्या है? m है। अब जिसने ये यहाँ ध्यान रखा उसका आंसर सही है, जिसने नहीं ध्यान दिया उसका आंसर गलत है। तो m इक्वल टू क्या हो गया? cot थीटा। तो यहाँ जब वैल्यू रखी जाएगी तो ये cot थीटा y, ये क्वेश्चन अपना मेंस का भी क्वेश्चन है, तो ये x इक्वल टू cot थीटा y प्लस 2 tan थीटा, ये इसका फाइनल आंसर है।
इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस पैराबोला और सर्किल की कॉमन टेंजेंट निकालनी है, यानी कि इस परवलय और इस वृत्त की उभय स्पर्शी निकालनी। कैसे निकालोगे? सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, एक पैराबोला दिया है और दूसरा सर्किल दिया है, मतलब एक परवलय दिया है, एक वृत्त दिया है, तो तुरंत हमेशा क्या काम करोगे कि पैराबोला की इक्वेशन लिख लोगे टेंजेंट की इन टर्म ऑफ स्लोप, और उसके बाद अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो ये टेंजेंट सर्किल की भी होगी, और कोई भी लाइन अगर सर्किल की टेंजेंट है तो P इक्वल टू ए कर दोगे, और जैसे कर दोगे तो M की वैल्यू आ जाएगी। फिर से ध्यान सुन लेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे परवलय दिया गया, एक वृत्त दिया गया, तो परवलय पर स्पर्शी का समीकरण लिख लो प्रवणता के पदों में। अब तुम्हें खाली M ही तो उसके अंदर निकालना होगा, क्योंकि A तो परवलय से मिल जाएगा, और वो M कैसे निकलेगा, वही स्पर्शी वृत्त की भी है। अगर कोई रेखा वृत्त की स्पर्शी है तो P बराबर क्या होगा, A। जैसे P बराबर A करोगे तो M की वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल फिक्स तरीका तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ से अगर देखेंगे तो 4A बराबर 4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन जो आ जाएगी वो y बराबर mx प्लस a/m, ये आ गई। और यही लाइन जो है ये सर्किल की भी टेंजेंट है, तो सर्किल का सेंटर यहाँ पे 3,0 है और उसकी रेडियस भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ से P इक्वल टू ए वाला अप्रोच हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से m x की जगह 3, y की जगह 0 प्लस 1 अपॉन m अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 3। और अब क्या हो गया, 3m प्लस 1 अपॉन m बराबर 3 रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। और अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इस तरीके सॉल्व कर लिए तो m की ये वैल्यू आ गई। अब ये m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार क्या माइनस, जिससे m की दो वैल्यू आ जाएंगी। हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जरूर एक बार रफली चेक कर लेना कि कॉमन टेंजेंट बन कितनी रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें कि ये पैराबोला जो है y स्क्वायर बराबर 4x, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इसका सेंटर 3,0 तो इधर ही आएगा कि नहीं आएगा, और इसकी रेडियस भी 3 है, तो सर्किल अंदर नहीं होगा क्योंकि कट कर रहा है ना, तो ये जो टेंजेंट आई है वो सर्किल कट करता हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो सर्किल है ये कुछ इस तरीके से हम लोग को दिख रहा होगा, ये सर्किल, और ये ऐसे कट किया, तो कॉमन टेंजेंट जहाँ कट कर रहा होगा ये ऐसे ये ऐसे जा रही होगी, एक टेंजेंट ये जा रही होगी, ऐसे इसकी दूसरी टेंजेंट ये जा रही होगी। तो कोई क्वेश्चन इसमें बढ़ाना चाहे तो ऐसे भी बढ़ा सकता है कि ये दोनों टेंजेंट ना पूछ के केवल एक ही टेंजेंट बोल ले, हमें सिर्फ वही टेंजेंट बताओ जो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो बताओ कौन वाली होगी, ये बताओ कैसे पहचानोगे कौन सी होगी, क्योंकि एक ये आई है और एक ये आई। एक्स एक्सिस के नीचे वाली कैसे पता लगेगी, कौन सा माइनस, नहीं देखो नीचे वाला स्लोप निगेटिव से मतलब नहीं होता है। ऐसे स्लोप है तो भी तो प्लस की साइड कट कर रही है, ऐसे स्लोप है तो भी तो प्लस की साइड कट कर रही है। उसमें ये देखा जाता है सी किसका माइनस में है, क्योंकि जो y बराबर mx प्लस सी है इसमें c प्लस होगा तो ऊपर होगी और c माइनस है तो कहाँ होगी, नीचे। तो जिसका c माइनस में, ये ऐसे देख सकते हो। दूसरा एक और तरीका है कि तुम इसमें देख लो जिसमें y माइनस में हो रहा होगा वही नीचे होगी, तो x क्या 0, तो x 0 रखोगे तो ये नीचे मिल रही कि नहीं, इसमें x 0 रखोगे तो y प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब एक और पॉइंट भी सुनेंगे हम लोग। हम ये कह रहे थे कि फिगर क्यों बनाने के लिए बोला हमने, इसलिए बोला है कि कभी कभी ऐसी भी टेंजेंट रहती हैं जो y एक्सिस हो या y एक्सिस के क्या हो, पैरेलल, जो y अक्ष हो या y अक्ष के समानांतर, वो कभी सॉल्व होके नहीं आएंगी। ये बात हमने वृत्त में भी बता दी थी। तो उनके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि वो सॉल्व होके नहीं आनी, उसमें m की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। अब जैसे इस फिगर को देखा जाए तो उसमें एक टेंजेंट ये भी तो है, तो इसकी इक्वेशन तुम सोचोगे सॉल्व होके आएगी तो नहीं आएगी। इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, तो ये भी टेंजेंट है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि एक बार रफली चेक कर लेना कहीं वर्टिकल टेंजेंट तो नहीं है, ऊर्ध्वाधर स्पर्शी तो नहीं है कोई। तो जब पैराबोला और पैराबोला एक साथ लग गए तो उसमें कैसे कॉमन टेंजेंट निकालनी उसका तरीका सुनते हैं।
तो उसमें क्या करोगे, दोनों पैराबोला में से किसी भी एक पैराबोला की टेंजेंट ले लोगे इन टर्म ऑफ स्लोप। अब जैसे मान लो इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन ले ली हम लोगों ने, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए तो बनी है और चूंकि ये कॉमन टेंजेंट है तो ये टेंजेंट दूसरे पैराबोला की भी होनी चाहिए। तो अगर ये टेंजेंट इसकी है तो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। वहां से सेटिस्फाई करा लेने के बाद फिर क्या करोगे, करना ये होगा कि हमेशा x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये है क्या, टेंजेंट ही तो है, और टेंजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वजह से उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या कर दोगे, 0, और जैसे 0 कर दोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देख लो ये x स्क्वायर प्लस 32mx प्लस 32/m इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई ये लाइन इसको एक ही जगह तो टच करेगी, तो x में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, और इसको जब 0 कर लेंगे तो देखो एक 32 यहाँ से कॉमन होकर हट जाएगा, एक ही बचेगा और एक 4 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 8m स्क्वायर माइनस 1/m बराबर 0। तो फाइनली जब इसको सॉल्व कर लोगे तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और इसको इक्वेशन ए में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम ए, ये इसका बिल्कुल फिक्स मेथड होगा। एक मेथड और भी होता है कि इस पे भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो इन टर्म ऑफ स्लोप, इस पे भी लिख लो, और दो की दोनों ही टेंजेंट क्या होनी चाहिए, कॉमन टेंजेंट बोल रहा है, इसलिए दोनों एक जैसी होनी चाहिए। तो उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लोगे तो उसको भी निकाला जा सकता है। पहले ये लिख लो फिर वो भी समझा देता हूँ मैं। तो अब देखो सेकेंड मेथड में क्या होता है कि जब भी कॉमन टेंजेंट लिखनी है तो दूसरा मेथड ये होता है जो भी लिखा गया है उन दोनों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिख लो। अब चूंकि एक कॉमन टेंजेंट है तो ये लाइन और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इनको एक जैसे लिख लिया। अब चूंकि एक दूसरे की समान हो गई है तो इनके रेशियो बराबर कर देंगे। अब करने के बाद अब तुम्हारा एम क्या होगा, इस इक्वेशन से या तो स्मॉल एम या कैपिटल एम की वैल्यू निकालना होगा। तो हमने क्या किया, एक बार फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल कर दिया और फिर एक बार सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल कर दिया, और जैसे कर दिया तो इस m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जिससे इक्वेशन आ गया। एक m कॉमन हो रहा था कैंसिल कर दिया, और जब भी वेरिएबल हमने बताया कैंसिल करोगे तो दूसरी साइड क्या लिख दोगे, 0, ठीक, और उसके बाद m की दूसरी वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली थी और हमने कहा था एक बार फिगर जरूर चेक कर लोगे कहीं कुछ टेंजेंट छूट तो नहीं रही है। तो यहाँ से m की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो वही एक आंसर आ जाएगा, और दूसरी m की वैल्यू 0 यहाँ रख दोगे तो एक y बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो m की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1/∞, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब जरा देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी टेंजेंट छूट रही है, जरा ध्यान दो। ये y स्क्वायर बराबर 4x ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये वाली जो पैराबोला मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तो कॉमन टेंजेंट मिलेगी ना। तो यानी कि यहाँ से जो हम वेरिएबल कैंसिल करते हैं साथ में कंडीशन लिखते हैं, वो कंडीशन से यहाँ कोई कंडीशन डिफाइन नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट छूट जाएगा, सीधे m की वैल्यू क्या बचेगी 1/2। तो वो वही वैल्यू मिल गई हम लोग को, इक्वेशन ए में रख देंगे। तो ये y बराबर ये आ गया टेंजेंट आंसर। तो ये सेकंड मेथड होता है। क्लियर बात समझ गया कि नहीं, और लिखते क्वेश्चन। तो फिर से भाई अब इस बार कॉमन टेंजेंट हमें निकालनी थी इस पैराबोला पे, इस पैराबोला पे, और अभी हमने सेकंड मेथड बताया था कि दोनों पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो इन टर्म ऑफ स्लोप। तो इसकी टेंजेंट भी लिख ली और पहले वाले की भी, और चूंकि कॉमन टेंजेंट उभयस्पर्शी है तो रेशियो बैलेंस कर दोगे। और जैसे सॉल्व किया था इस बार फर्स्ट सेकंड लिया तो ये आ गया, और फर्स्ट और थर्ड लिया तो ये इक्वेशन आ गई। और फिर यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर हैं तो इसलिए कैपिटल एम की वैल्यू जो है स्मॉल एम रख दी गई यहाँ पर, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने पूरा, और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई एम की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दी, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आंसर आने के बाद हमने क्या बोला है कि एक बार जरूर चेक कर लो रफली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट रहा हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वेशन ये आ जाएगी, और यहाँ से ये जो पैराबोला है
इस पैराबोला में अगर सब लोग ध्यान दें तो इसका वर्टेक्स 2,0 है कि नहीं, तो 2,0 यहाँ पे कहीं आएगा, तो 2,0 वाली वर्टेक्स होने का मतलब ये और नीचे माइनस है, नहीं तो नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसका वाला एक कॉमन टेंजेंट ये भी तो है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, हमने तो हमेशा बोला है कि वही टेंजेंट सॉल्व होके नहीं आएगी जो y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये क्यों नहीं सॉल्व होके आई, ये तो आनी चाहिए थी क्योंकि इसका तो m 0 है, तो मैं इसलिए नहीं आई ये सॉल्व होने पर क्योंकि ये पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4a/l था, इसकी स्लोप m नहीं है, इसकी स्लोप क्या है 1/m, तो ये अगर 0 है तो उसका इन्फिनिटी बन गया कि नहीं बन गया, और जिसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी वो कभी सॉल्व होके, तो इसलिए नहीं आएगी, तो इसकी एक टेंजेंट हम लोग को x एक्सिस पे और मिलेगी y बराबर 0, क्लियर। तो ये थी कॉमन टेंजेंट निकालने के प्रोसेस, दो मेथड है, b² - 4ac तभी यूज करना जब जरूरत लगे, ठीक है, अदरवाइज पैराबोला टू पैराबोला है तो सीधे कंपेयर करके ऐसे निकालोगे, यही आसान रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी, जिसके लिए लाइन पैराबोला को दो जगह कट कर रही है, तो अगर कोई लाइन पैराबोला को दो जगह कट कर रही है तो पहली बात, चाहे कट करे, चाहे टच करे, चाहे कुछ ना करे, तीनों केस में हमने जानते हैं उसको सेटिस्फाई कराना, उसको संतुष्ट कराना है। कट कर रही तो b² - 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0, अगर टच करी तो b² - 4ac बराबर क्या होगा 0, अगर कुछ नहीं करी तो b² - 4ac क्या पढ़ाया गया, लेस देन 0, मतलब वो निगेटिव है। तो ये लाइन इसको टच करे तो इसको क्या करेगी, ये सेटिस्फाई करेगी, यानी ये रेखा परवलय को दो जगह काट रही है तो ये रेखा परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगी, और करने के बाद फिर हम लोग के दिमाग में बात ये आएगी कि ये लाइन चूंकि दो जगह कट कर रही है इसलिए इसके b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 0, तो यहां से हम लोग ये वैल्यू करते हैं, तो यहां से दो कॉमन हो जाएगा, ये 4, तो यहां से बाहर कर लेंगे तो ये कितना बचेगा 9 λ² + 4 -12 लैम्डा, और ये इससे कट जाएगा, 4 घटा दो तो ये आ गया, तो फाइनली लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो -∞ से 1/3, इसको नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 1,4 से 1,4 से परवलय पे जो स्पर्शी खींची जा रही है उसके बीच का एंगल निकालना है। कैसे बताया गया, सीधे कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिख लो, तो ये y बराबर a की वैल्यू तो 1 ही है, और उसके बाद इस पॉइंट से जा रही है, इसका कोई मेथड चेंज नहीं होगा, जो सर्किल से बताते आ रहे वही है। फिर m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे, सारे टर्म्स एक साइड हो जाएंगे, ये m की दो वैल्यू लगेगी m1 और m2, तो m1 + m2 = 4 और m1 m2 = क्या आ जाएगी 1, और उसके बाद क्या करना है कि हमने थीटा निकालना है, तो tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2, और फिर ये रूट ओवर क्या आ जाएगा m1 + m2 होल ऑफ स्क्वायर 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस, और अब ये वैल्यू 4 का स्क्वायर इधर 10 16 12, तो ये 2√3/2 हो जाएगा, तो फाइनली √3 आ जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू √3 है, तो ये इसका मतलब कितने डिग्री की बात हो रही है 60 डिग्री की बात हो रही है कि नहीं। एक तो हमने बताया ऐसे कर सकते हो, और दूसरा सीधे क्या करना है कि क्या इसका शॉर्टकट था भाषा में कि tan थीटा = रूट के अंदर क्या थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपॉन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पैराबोला
और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, तो x + 1। और क्या बताया था कि मतलब tan थीटा बराबर परवलय का समीकरण लिखो रूट के अंदर, और नीचे उसकी क्या लिखना है, नियता। और उसके बाद जो भी पॉइंट दिए गए सीधे से रख दोगे, और जैसे ही सीधे रखोगे, ये इसका सेकंड मेथड था ना, तो ये यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो ये 4² ये 10, और यहाँ पे ध्यान दो लो कि ये यही तो चीज़ सॉल्व करिए यहाँ पर, तो सीधे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये हो गई बात इसके क्वेश्चन की। अब इसमें फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद फिर टेंजेंट से रिलेट कुछ क्वेश्चन और होंगे, फिर जाके टेंजेंट का काम खत्म होगा। तो प्रॉपर्टीज़ डाल देना हेडिंग। तो देखो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट क्या है कि पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट खींच दो, और टेंजेंट खींच देने के बाद वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को जहाँ कट करेगी, तो P पॉइंट से खींची के टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को T पे कट कर रही है, तो ये जो PT होगी ये फोकस के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। परवलय के ऊपर स्थित किसी बिंदु से स्पर्शी की जो नियता को जहां काटेगी, तो किस बिंदु से खींची, P से काटे कहाँ, T पे, तो ये जो PT होगा ये नाभि के ऊपर समकोण अंतरित करेगा। कैसे कर सकते हो तुम अपने आप प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से। P पॉइंट अगर देखा जाए तो 80² 280 है, इसका स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं, तो 280 - 0 अपॉन 80² - a, तो m1 की वैल्यू 2t अपॉन 2t² t² - 1 हो गई। इस पॉइंट को अगर देखें तो माइनस है। अच्छा, इसकी इक्वेशन हम लोग को पता है, ty बराबर x + at² होती है कि नहीं, पैरामीटर में लिखा है। अब x की वैल्यू अगर मैं -a रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू -a रखी है तो a कॉमन हो गया एक, तो ऊपर t² - 1 और ये t नीचे आ जाएगा, तो ये इसका पॉइंट मिल गया। और अब इसका स्लोप मैं m2 ले लेता हूँ, तो जब मैंने m2 ले लिया तो यहाँ से ज़रा देखो m2 की वैल्यू at² - 1 दिस, ये आ गया। तो m2 का जो वैल्यू आ रहा है a कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, t² - 1 अपॉन -2t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये m1 है और ये m2 है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो m1 m2 का वैल्यू हम लोग को क्या दिख रहा है, सीधे -1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही हम लोग को बताया गया है। तो पहला पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, ये एक फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ करेगी जाएगी वो टेंजेंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी, और दूसरी बात कि उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे, किस तरीके से इसको सोच सकते हो भाई, यहाँ का पॉइंट जो होगा at1² 2at1 होगा, यहाँ का पॉइंट क्या है at2² 2at2। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, ये नाविलंब जीवा के जो सिरे हैं इनसे खींची गई जो स्पर्शी है वो नियता पे प्रतिच्छेद करेगी, और उनके बीच का कोण हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा था टेंजेंट का इक्वेशन x प्लस दिस था कि नहीं था प्रवणता के पदों में, इसी में t एक बार t1 से बदलेगा, इसी में t एक बार क्या बदलेगा, t2 से। पॉइंट तो वही लिखा रहा। तो यहाँ का पॉइंट कैसे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि नहीं निकाला था हम लोगों ने, तो इस पॉइंट का नाम मैं t दे दे रहा हूँ। तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू तो माइनस है और y की वैल्यू भी निकाली थी हम लोगों ने, तो a -1 अपॉन t। अच्छा, ये ऊपर वाले से निकल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर t ना होके क्या रह जाएगा, t1। कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, अब इतना भी ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इसको हमने बस याद दिलाने के लिए लिख दिया कि ऐसे लिखना है। बाकी सीधे अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन की स्लोप तुम्हारे पास है कि नहीं है,
इसकी स्लोप, भाई हम तो केवल ये m1 m2 -1 दिखा दे, मेरी बात खत्म हो जाएगी कि नहीं? तो इसकी स्लोप जो हो गई वो 1/T1 बोली जाएगी कि नहीं? अरे बोलो। और ऐसे ही इसकी स्लोप अगर मैं m2 ले लूं तो ये 1/T2 होगी कि नहीं होगी? तो यहां से m1 m2 की जो वैल्यू हो गई 1/T1 इंटू 1/ क्या आ गई T2। और अब ध्यान करो ये फोकल कार्ड है, नवी जीवा है, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जाएगी कि T1 T2 इक्वल टू क्या होगा -1। तो यहाँ जैसे मैं पुट करूँगा तो ये -1 बन जाएगा कि नहीं? यही बात हम लोग को प्रूव करनी थी। बात क्लियर हो गई? तो इसको नोट कर लेंगे। तो ये हो गया। इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये दो टेंजेंट है, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्ट्रिक्स। तो इसी चीज को उल्टा बोल दिया गया कि दो टेंजेंट थी, वो काट रही हैं एक दूसरे को कहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स पे, तो उनके बीच का एंगल कितना है? तो क्या है? 90 डिग्री है। भाई परवलय पे स्थित दो स्पर्शियां हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु अगर नियता पे आ रहा है तो इसका मतलब वो जो होंगी वो कैसी होंगी? लंबवत, क्योंकि लंबवत स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु सदैव परवलय की क्या होती थी? नियता। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज, अभी कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है? इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर पैराबोला पे एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग a_t1² 2a_t1 q, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, यानी इसका निर्देशांक ये हो गया। तो यहाँ पे जो T का पॉइंट आएगा ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु निकालना है हम लोग को, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो यहाँ जो T होगा वो a T1 T2 और कॉमा a T1 + T2, ये इसका कोऑर्डिनेट आएगा। आप चाहो तो बहुत आसानी से निकाल भी सकते हो। और इसी चीज़ को अगर हम लोग बोलना चाहें तो मान लो जैसे ये x1 y1 है यहाँ का पॉइंट, और ये x2 y2 है, और ये T का पॉइंट x, y है। तो इस x को मैं सीधे भी बोल सकता हूँ क्या? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 एंड x2, यानी x1 और x2 का गुणोत्तर माध्य होता है। ये होता है। और y जो होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ y1 एंड y2, y1, y2 का समांतर माध्य। अब इसको अगर कोई चाहे निकालना चाहे तो देखो निकालने का तरीका तो कोई सिंपल सा है। क्या? देखो P पॉइंट पैरामीटर लिखा हुआ है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखनी आती है। भाई ये प्राचलिक निर्देशांक है, तो प्राचल के पदों में स्पर्शी का समीकरण लिखना आता है। तो क्या था? Ty = x + at², यही तो था। इसी में एक बार T1 हुआ और इसी में एक बार क्या हुआ? T2। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? अगर P पे लिख रहे हैं हम लोग तो ये T1, और अगर Q पे लिख रहे हैं टेंजेंट यानी स्पर्शी Q पे लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा। और अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा से क्या है? इन दोनों को माइनस कर दो एक बार तो सीधे y की वैल्यू आ जाएगी। देख लो यहाँ से y कॉमन हो गया तो T1 - T2 a कॉमन हो जाएगा, T1² - T2², T1 - T2 a, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ गया, ये इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू ये आ गई। अब इस y की वैल्यू को जो है किसी एक में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मान लो हमने a में रख दिया या फर्स्ट में रख दिया हम लोगों ने, ये हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन ये निकालना नहीं क्योंकि ये नॉर्मली बहुत यूज होता रहता है। तो सीधे ये याद रखना है जो हमने बताया, x जो होगा वो गुणोत्तर माध्य होगा और ये क्या होगा? समांतर माध्य, यानी कि ये ज्योमेट्रिक मीन होगा या अर्थमेटिक मीन। अरे भाई ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का क्या लिखते थे?
भाई अगर x ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, रूट ओवर x1 x2 ही तो है। तो यहाँ पे देख लो AT1 स्क्वायर इंटू AT2 स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू AT1 T2 बन गई कि नहीं बन गई। और अगर y1 और y2 का समांतर मान निकालना यानी अर्थमेटिक मीन, तो y बराबर क्या हो गया y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू रख दोगे, तो ये y बराबर a T1 प्लस T2, यही चीज़ हमने लिखवाई है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। हम लोग को सीधे याद रखना है इधर क्या, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सीधे यहाँ पे आ जाएगा क्या, गुणोत्तर मात, ये निकाल देना है और y का निकालने के लिए ये निकाल देना है, खत्म कहानी। और ये चीज़ इतना सॉल्व करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट करेंगे इसको। तो अगला पॉइंट क्या है कि अगर ये S क्या है, फोकस है ना भी है, तो SP यानी फोकल डिस्टेंस एक हुई, SQ दूसरी फोकल डिस्टेंस हुई, और ये ST, तो इनके बीच में रिलेशन ये होता है। इसी चीज़ को चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि SP, ST, SQ आर इन GP, यानी गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। अब निकालना चाहो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। कैसे भाई, SP क्या है, फोकल डिस्टेंस ही तो है। इसके लिए हम लोगों ने सीधे जानते थे, इसका फार्मूला क्या था, y स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला के लिए x1 प्लस a था, तो यहाँ ये x1 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AT1 स्क्वायर a, तो SP की वैल्यू a 1 और SQ ये हो गया। ST निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता है तो उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं। तो ये ST, ये क्या हो गया A T1 T2 माइनस a स्क्वायर, A T1 T2 माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से ST इक्वल टू रूट ओवर AT1 स्क्वायर AT2 स्क्वायर A स्क्वायर T1 प्लस T2 होल ऑफ स्क्वायर। A स्क्वायर चाहे तो मैं यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया और फिर नॉर्मल इसको सॉल्व कर देते। तो इसको नॉर्मल सॉल्व कर दो खाली, तो ये इसको जब सॉल्व कर दोगे, ये A स्क्वायर जो है ना, इसको A इंटू A लिख दिया गया खाली, है ना, नॉर्मल फैक्टर कर दिया गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू रख दी गई, तो ST स्क्वायर बराबर SP इंटू SQ, ये आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आएगी इसके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि अगर पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट ले लिया हमने, P Q R, इनसे एक ट्रायंगल बनाया और इन्हीं P Q R के ऊपर हमने टेंजेंट खींची, स्पर्शी खींची, तो स्पर्शियाँ जहाँ कट करें उससे भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है, वो ये होता है कि अगर इसका एरिया Δ1 और इसका एरिया Δ2 है, तो Δ1 बराबर 2 Δ2। बहुत आसान से प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे P का कोऑर्डिनेट T1 ले लिया और Q का हमने ले लिया T2, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ध्यान दो। अब इधर देखो, T1 और T2 लिया तो इससे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, A, समझा रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन क्या करना, ये हो गया। और ऐसे ही इस R का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो है मैंने T3 ले लिया, तो जब T3 ले लिया तो T3 और ये जो पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो, ये T3 और T1 का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे T2 का पॉइंट कैसे हो जाएगा, A T1 T3 कॉमा A T1 प्लस T3, क्योंकि अभी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का शॉर्टकट अभी हम लोगों ने देखा ना प्रॉपर्टीज में, उससे भाई T1 T2 से खींचा था तो ये आया था, तो जब T1 और T3 से खींचेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कैसे, ये T3 और T2 की वजह से आ रहा है, तो T3 का पॉइंट क्या आ जाएगा, A T2 T3 कॉमा A T2 T3। अब देखो इस ट्रायंगल में भी तीनों वर्टेक्स पता है, तो जब ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया लिखा जा सकता है कि नहीं, और इस ट्रायंगल में भी तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा सीधे। समझे,
भाई त्रिभुज के शीर्ष पता है तो लिख सकते हो कि नहीं, ये T1 का असल मतलब क्या था, ए T1 स्क्वायर को हमारा 2 है, T1 ही तो है, और इस T2 का मतलब क्या है, ए T2 स्क्वायर को हमारा 2 T2, और इसका मतलब ए T3 स्क्वायर को हमारा 2 T3 लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा ले से लिख दोगे आ जाएगा यही, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बात इसके एक प्रॉपर्टीज और टेंजेंट से रिलेट, तब जाके प्रॉपर्टीज का काम खत्म होगा, और इन प्रॉपर्टीज से जोड़ के क्वेश्चन और कैसे हम कर सकते हैं वो देख के तब जाके हम लोग की टेंजेंट खत्म होगी। अगर एक पैराबोला है, पैराबोला के ऊपर ये एसपी क्या है, फोकल डिस्टेंस है, और पी पॉइंट से ही हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डायरेक्ट्रिक्स पे, और इसी पी पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट खींची तो ये टेंजेंट हमेशा इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, द्विभाजित करती है। करना चाहोगे तो प्रूफ बड़ा आसानी से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये तो हम लोग को पता 80 स्क्वायर को हमारा 280, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन इसकी इक्वेशन अगर लिखी जाए, ये लाइन कैसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, तो इसकी लाइन की इक्वेशन y बराबर 280 हो गई, लेकिन हमें तो कोई मतलब नहीं है, और इस P पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन ty बराबर x प्लस 80 स्क्वायर हो गई। तो यहाँ से अगर स्लोप ले लेता हूँ मैं प्रवणता इसकी, तो इसकी तो 0 है, और इसका स्लोप तो सीधे पता है 1/t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अब यहाँ से इनके बीच का एंगल निकाला जा सकता है कि नहीं, मान लो यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए एंगल जो है वो अल्फा है, तो यहाँ से tan अल्फा मैं लिख सकता हूँ ना, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ से m1 0 हो गया, ये आ गया, और ये तो 0 होने की वजह से सब हट गया, तो ये वैल्यू 1/t आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा अब ये P पॉइंट पता है, ये S पता है, a,0, क्योंकि S मतलब फोकस हमने बताया, तो यहाँ से जब 2 पॉइंट पता है तो इससे इसका भी तो स्लोप आ जाएगा, तो इसका स्लोप कितना आ गया 280 माइनस 0 अपॉन, तो यहाँ से m3 की जो वैल्यू आ गई 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और अब ये एंगल हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग tan बीटा बोल सकते हैं क्या, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। अब m2 और m3 की वैल्यू रख देते हैं, तो m2 1/t, m3 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर एलसीएम ले लोगे पूरा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, टी बचेगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 2 ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ऊपर कितना आ गया यहाँ पर, ये माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 टी, और ये टी स्क्वायर प्लस 1, मॉड है तो माइनस एन कॉमन प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो गए तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/t। देख लो दोनों आपस में बराबर आ गए, और ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ, tan अल्फा बराबर tan बीटा, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा बराबर बीटा। तो क्या सीख लिया, ये एसपी क्या हो गया, फोकल डिस्टेंस हो गई, और फोकल डिस्टेंस है, और पी पॉइंट से अगर डायरेक्ट्रिक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और पी पॉइंट से टेंजेंट खींचो, तो उनका जो है ये एंगल हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये थी प्रॉपर्टीज टेंजेंट की। अब यहाँ से शुरू होंगे इनके क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पैराबोला का फोकल कार्ड है पी और क्यू, और उसके पी और क्यू के ऊपर टेंजेंट खींची गई जो आर पे कट कर रही है, और वो आर इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो लेंथ ऑफ फोकल कार्ड ऑफ पी क्यू एक ये निकालना है। और कह रहा है वही पी क्यू जो है वर्टेक्स पे थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। मतलब ये क्या कहेंगे कि एक परवलय दिया गया है वाई स्क्वायर बाय 4x, इस परवलय के ऊपर जो है नाभि जीवा है पी क्यू, और इस पी और क्यू से स्पर्शी खींची जा रही है, वो स्पर्शी जो है आर पर प्रतिच्छेद कर रही है,
और क्वेश्चन ने ये बताया है कि R जो है इस लाइन के ऊपर स्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R का जो पॉइंट होगा वो इस रेखा के संतुष्ट करेगा। और हमने ये याद है कि अगर फोकल कार्ड है तो फोकल कार्ड होने की वजह से हम लोग के पास T1 और T2 में एक रिलेशन होगा ही होगा, T1 और T2 में एक संबंध हमारे पास होगा ही होगा। ये T1 वाला पॉइंट है, ये T2 वाला पॉइंट है। तो तुरंत सबको समझ में आ जानी चाहिए थी बात कि जो PQ होगी वो कितनी होगी, A T1 माइनस T2 रूट के अंदर T1 प्लस T2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4, यही तो होता है। अब PQ की लंबाई यही तो थी, अभी तक नहीं याद है। और उसके बाद फोकल कार्ड है, नाभिजीवा है, तो T1 T2 बराबर क्या होगा, -1, और दूसरा T1 T2 में रिलेशन हमेशा कौन देगा, क्वेश्चन। तो इस बार क्वेश्चन ने कैसे छुपाया है, R इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर T1 और T2 हैं तो R का सीधे कोऑर्डिनेट ये होगा कि नहीं होगा, और वो R वाला पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हमने इसको करा दिया, y की जगह ये हो गया बराबर 2, और अब T1 T2 बराबर -1 यहां रख देते हैं। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू हमें मिल गई है। और अब जब T1 प्लस T2 की वैल्यू हमें मिल गई है तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए क्या, T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू ये होगा, इसमें वैल्यू रख दी जाएगी। तो फाइनली कितना आ जाएगा, √5। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कितना हो गया, √5, और ये रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन ए में। और जैसे ए में रख देते ये 5, तो कुल मिला के 5A आंसर। अब तुमको अगर ये याद नहीं है तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो भैया पहले PQ की लंबाई निकालो, फिर उसके बाद P और Q पे जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको, जबकि याद है तो सीधे डाटा पुट करते हुए चले जाओगे। तो पहले इसको नोट करो, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि ये जो PQ है ये शीर्ष के ऊपर थीटा कोण अंतरित करता है, यानी कि PQ सबटेंड थीटा एंगल एट द वर्टेक्स। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो बड़ा आसान सा है कि भाई इसका स्लोप m1 ले लो, उसकी स्लोप m1 हो गई, इसकी स्लोप m2 हो गई। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 है कि नहीं है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू सीधे आ जाएगी क्या, 2AT1, ये O, ये तो भाई 0,0 ही होगा अपॉन, तो यहाँ से m1 की वैल्यू 2/T1 आ गई। ऐसे ही देखोगे तो m2, अब बस T1 बदला है T2 से, तो यानी कि m2 की जो वैल्यू आ गई वो 2/T2 आ गई। अब दो लाइनें उनके बीच में एंगल निकालना है, तो सीधे tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो m1 एलसीएम ले लोगे, और T1 माइनस T2 की वैल्यू अभी निकाली थी कि नहीं निकाली थी, T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी, और ये वैल्यू -1 है। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2√5/3 आंसर।
नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी में सुन लेंगे। एक परवलय है y स्क्वायर बराबर 16x और ये लाइन दे दी गई एक रेखा y बराबर mx प्लस 3। तो ये रेखा y अक्ष को यहाँ पे काट रही और परवलय को भी मिल रही इस बिंदु पे। फिर एक बात ध्यान से सोचो, उसी ने अगले क्वेश्चन में ये पॉइंट पे बोला है कि ये जहाँ पे काट रही उस बिंदु पर उन्होंने स्पर्शी खींची है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और वो स्पर्शी y अक्ष को यहाँ पे कट कर रही है। और उसके बाद कह रहा है कि इस m को इस तरीके से लेना है कि ये एक f वाला पॉइंट, एक g वाला पॉइंट और एक e वाला पॉइंट, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, वो चिस्ट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात तो है ये। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की बात हो गई। ये है पैराबोला। ये लाइन ऐसे जा रही है कहीं, ये इसको F, ये पॉइंट उन्होंने कह दिया F, x नॉट कॉमा वाई नॉट। ये लाइन है y बराबर mx प्लस 3। खुद ही यहाँ पे ध्यान से सोचो कि अगर ये y अक्ष पे कट करेगी तो यहाँ पे e उन्होंने बोला, तो y पे कट करेगी, x 0 तो होगा ही होगा, और ना भी देता तो भी यही होती बात। और फिर वो जहाँ f पे काट रहा है वहाँ से उन्होंने एक टेंजेंट खींची है। ये टेंजेंट y एक्सिस को g पे काट रही है, यहाँ g पे, और g का कोऑर्डिनेट 0, y1 है। और कह रहा है कि अब इस लाइन में m इस तरीके से लेना है कि जिससे ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया मैक्सिमम हो इस त्रिभुज के क्षेत्र पर। तो बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम तुम तभी बता पाओगे जब सारे पॉइंट एक ही टर्म में होंगे। ठीक, अब एक ही टर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये 4a बराबर 16 है, तो a का वैल्यू 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस जगह पे पॉइंट क्या लिख सकते हो, 80 स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर कॉमा 280, तो ये 8t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। सॉरी, हाँ, 80 स्क्वायर कॉमा 280, 8, ये पॉइंट बन गया। अच्छा, अब जब ये पॉइंट मिल गया तो एक बात ध्यान से सोचो, ये पॉइंट पे तो टेंजेंट लिख रहा है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट लिखना चाहें तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि नहीं भाई। इसकी टेंजेंट क्या होती, टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये होती कि नहीं। तो जी का पॉइंट लिखने के लिए इसमें x0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब x0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4t। तो यानी कि g का जो पॉइंट आ गया वो 0,4t हो गया। और साथ में ये बोल सकते हैं कि y1 की वैल्यू 4t है कि नहीं। ऐसे बोलना चाहे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि x0 की वैल्यू 4t स्क्वायर, y0 की वैल्यू 8t। कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, अब जब सारी चीज़ें t में हमें मिल गई हैं, भाई ये भी हमें t में मिल गया है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं कैसे, 1/2, सीधे शॉर्टकट हम लोग को आता है क्या, 0,3, 0,4t, 4t स्क्वायर 8t, और जहाँ से शुरू करते वही वाला पॉइंट दोबारा लिख दिया जाता है कि नहीं। एरिया है, इसको a से लिख दे रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 12t स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर ये 0 प्लस 16t क्यूब, ये भी 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया। और ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो मतलब यहाँ कैलकुलस लगेगी, तो t में जब है तो t की जैसी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, एरिया भी क्या होगा मैक्सिमम। और फॉर मैक्सिमम मिनिमा dA/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 0,
तो ये 12t कॉमन कर लोगे तो एक t की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए सेकेंड डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे तो ये 12 माइनस 48t, तो इसमें देख लो कौन सी वैल्यू रखोगे जिससे माइनस में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए माइनस में आना चाहिए ना। तो t की वैल्यू 1/2 होगी कि नहीं होगी, तो t की वैल्यू 1/2 हो गई। अब जब t की वैल्यू 1/2 हो गई तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू 1,4, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब उसने पहले पार्ट के लिए क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ m, तो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए बात कि ये जो पॉइंट है 1,4, ये पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो उसकी इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो, m की वैल्यू आ जाएगी। आंसर एक। और एरिया, दूसरा पार्ट में उसने बोला एरिया, तो ये t की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे तो a मैक्सिमम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा पूरा। तो ये एरिया आ गया। अब इस क्वेश्चन में चाहो तो और क्वेश्चन भी बढ़ा सकते हो, कैसे, हम इसमें कुछ बदल सकते थे। जैसे हम तुमसे पूछ लेते हैं y1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ y1 की वैल्यू t की वैल्यू रख दोगे तो y1 भी निकल सकता है, x0 भी पूछ सकते थे, y0 भी पूछ सकते थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और पूछ सकते थे। यहाँ पर चाहते तो ये 3 पॉइंट थे, जैसे सर्किल वगैरह भी कुछ भी निकलवा सकते थे हम लोग। ठीक है, तो ये था। तो अब जाके हम लोग का टेंजेंट का काम खत्म हो गया पूरा। अब नॉर्मल शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।